न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आतंकियों का निशाना बन रही पुलिस और चीन के नागरिकों के मामले में न्यूज 18 के हाथ बहुत बड़ी खबर लगी है। न्यूज 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने चीन के एक नागरिक को आतंकवादी होने के शक में गिरफ्तार किया है। उस चीनी नागरिक के पास एक अवैध पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहां रह रहे चीन के नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। इस वजह से शी जिनपिंग पाकिस्तान में रह रहे चीन के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए शहबाज सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 को सूत्रों ने बताया कि चीन, पाकिस्तान और टीटीपी के फसाद की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। हमलों का दावा टीटीपी कर रहा है। चीन पाकिस्तान को एक्शन लेने को कह रहा है, और जब पाकिस्तान एक्शन लेता है तो अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आतंकवादी होने के शक में चीन के ही नागरिक को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान जिस चीन को अपना जिगरी दोस्त बताता है, उसने अपने दोस्त को ही आतंकवादी बताकर उसके नागरिक पर हाथ डाल दिया। बताया गया कि चीन के नागरिक के पास बिना लाइसेंस की एक पिस्तौल और 14 कारतूस भी मिले। और तो और चीन के उस नागरिक के पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान को चीन का वो नागरिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के दर्रा आदम खैल में मिला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। वहाँ टीटीपी पाकिस्तान के सुरक्षा बल को बार बार टारगेट कर रहा है। और चीन के कई नागरिक भी टीटीपी की हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया विभाग खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों की तलाश में अभियान चला रहा है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में चीन का नागरिक ही पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कोशिश ये साबित करने की है कि चीन ने उसके यहाँ अपने आतंकवादी छोड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही मार रहे हैं। इससे पहले खुद पाकिस्तान कह चुका है कि टीटीपी उसके सुरक्षा बल और उसके यहाँ रह रहे चीन के नागरिकों पर हमले कर रहा है, क्योंकि टीटीपी पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ किया गया सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ चुका है। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1,500 से ज्यादा जवान खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा में लगाए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से निपट नहीं पा रहा। इसलिए इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमलों का ठीकरा चीन पर ही फोड़ना चाहता है। इधर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हो गया। इस बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिस पर समझौते के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। सरकार और डॉक्टरों के बीच राइट टू हेल्थ बिल पर हुए समझौते के तहत अब निजी अस्पताल इसके दायरे से बाहर होंगे। सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल और सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपने काम पर रूटीन में वापस लौटेंगे। किसी भी तरह की सरकारी मदद से चलाए जा रहे अस्पतालों के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ही ये कानून लागू होगा, जिसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। उधर फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क गए, क्योंकि अब नेटो रूस के दरवाजे तक आ गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है। जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दोनों सीमा साझा करते हैं, और इसी बात ने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो आग से खेल रहा है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही झगड़ा बढ़ने का चांस बढ़ गया। Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта. पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि नेटो रूस की सीमा से दूर रहे। लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद वही हुआ जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने फिनलैंड को धमकी भी दी थी कि लेकिन रूस के साथ 1300 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर तो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और वहां उसके कई अरबपति रहते हैं। और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो का बाल्टिक सागर के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है, जो फिनलैंड, एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक फैली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री ने रूस का वो डरावना सपना सच कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन बर्बाद हो गया। क्योंकि नेटो रूस को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। एक तरफ पोलैंड में उसकी सेना बैठी है, और अब वो फिनलैंड में भी घुस गया। यानी नेटो ने रूस को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का एक पड़ाव और पार कर लिया, जिसने रूस को परेशान कर दिया। एक दिन पहले वहां के मीडिया ने फिनलैंड में यूक्रेन की कहानी दोहराने की मांग तक कर डाली थी, लेकिन इसी बीच फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। इस बात से नेटो चीफ इतने खुश हैं कि उन्होंने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मौके को ऐतिहासिक पल बता दिया। क्योंकि अब तक नेटो देश रूस के कलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच एक छोटे से समुद्री इलाके से होकर जाते थे, लेकिन फिनलैंड में घुसने के बाद उसकी पकड़
तेल और गैस से भरे आर्कटिक सागर में भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही वो नेटो में शामिल बाल्टिक देशों से रूस को दूर रख पाएगा, क्योंकि इन देशों पर रूस के हमले की तलवार लटकती रहती है। और यूक्रेन जंग के बाद से उनका डर बढ़ चुका है, क्योंकि पुतिन केवल यूक्रेन तक नहीं रुकना चाहते। रूस ने समय समय पर यह जाहिर भी किया, जिससे नेटो पर रूस की घेरेबंदी का दबाव बढ़ता चला गया और अब वो पुतिन के दरवाजे पर खड़ा है। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, जिसकी तेज अर्जी यूपी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है, जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद को दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की इजाजत मांगी जाएगी। प्रयागराज प्रशासन ने यूपी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी, जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद की जेल बदलवाने की सिफारिश की गई। इसे ही आधार बनाकर यूपी सरकार उसकी जेल बदलवाने की तैयारी में है। इस बीच सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने उसकी राजधानी दमिश्क के करीब एक बार फिर जोरदार हमला किया। सीरिया ने आरोप लगाया कि इजरायल की स्ट्राइक में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई। ये सीरिया में इजरायल का एक हफ्ते में चौथा हमला है, जिसमें इजरायल की सेना ने सीरिया के एक इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। दावा किया गया कि 31 मार्च को किए गए हमले की तरह ही इजरायल ने एक बार फिर सीरिया को निशाना बनाया और अपने कब्जे वाले सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दाग दी। सीरिया के मुताबिक इजरायल की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने दमिश्क के आसपास की कई जगहों पर वार किया और इस हमले में उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक रोज पहले ही होम्स शहर में हुए हमले में उसके 5 सैनिकों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में सीरिया में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान को भी तगड़ी चोट पहुंची। ईरान ने दावा किया कि इजरायल के हमले में उसकी सेना के 2 सलाहकार मारे गए और इसी के बाद ऐसे हालात दिखने लगे मानो सीरिया की जमीन पर ही ईरान और इजरायल में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि ईरान की सेना के 2 सलाहकारों की मौत के दावे के ठीक बाद इजरायल की हवाई सीमा के ऊपर एक ड्रोन मंडराता दिखाई दिया, जिसे इजरायल की सेना ने मिसाइल की मदद से हवा में ही ढेर कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसकी हवाई सीमा में ड्रोन भेजने के पीछे ईरान का ही हाथ है, क्योंकि पिछले महीने सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से ही हमला बोला गया था, जिसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान ने अपने समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को ड्रोन दिए हैं। और ऐसा ही एक ड्रोन इजरायल की सीमा के पास भी भेजा गया, क्योंकि ईरान इजरायल से अपने 2 सलाहकारों की मौत का बदला लेना चाहता है और उसने ताल ठोककर ये कह भी दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल को सही समय और सही जगह पर मारेगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच आने वाले दिनों में खूनी लड़ाई छिड़ सकती है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव हो गए। दोनों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि डॉक्टर की सलाह पर दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि जो लोग उनके संपर्क में आए हों वो अपनी जांच करवा लें। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की ने खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिससे पुतिन बुरी तरह घबरा गए। यूक्रेन के इस हिस्से पर पुतिन ने 2014 में कब्जा किया था। अब उन्हें जंग के बीच क्राइमिया हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर जेलेंस्की के भी हौसले बुलंद हो गए। वो समझ गए हैं कि पुतिन अपनी सेना का जितना डर दूसरे देशों को दिखाते थे वो हवाई था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूसी सेना फिसड्डी साबित हुई है और इसी वजह से कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का दम भरने वाले पुतिन के जवान यूक्रेन में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना की पतली हालत को देखकर ही जेलेंस्की की नजरें क्राइमिया की तरफ उड़ गईं और अब दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया को छीनने के लिए यूक्रेन सबसे बड़ा हमला बोल सकता है। और इसी बात से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने के लिए जेलेंस्की ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से हमले का प्लान तैयार किया, ताकि क्राइमिया में बैठी रूसी सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका जेलेंस्की को खतरनाक हथियारों से भी लैस करने में जुटा है। इसके अलावा उसे नेटो के दूसरे देशों से भी घातक हथियार और ताकतवर ड्रोन भेजे गए हैं। और इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्राइमिया पर जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला करेंगे। यही नहीं, क्राइमिया को फिर से हासिल करने के बाद यूक्रेन ने वहां उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत उस कर्च ब्रिज को भी तोड़ना है जिसे क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने बनवाया था।